हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आप समझने की कोशिश करें कि देखिए वेटेज वाइज क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए दिस इज वन मार्क क्वेश्चन, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स P इक्वल टू दिस। तो देखिए आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, P इनवर्स, और इसका डिटर्मिनेंट ले लें पहले। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P इज 10 प्लस 3 मीन्स 13, और फिर हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P, और डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज कर दें और दूसरे एलिमेंट्स की साइन चेंज कर दें, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा 2 3 माइनस 5। वैसे आप चाहें तो कॉफैक्टर निकाल करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हम इसके कॉफैक्टर निकालते हैं P11, लीव इट्स रो एंड कॉलम, यू विल गेट 2, देन P12, फाइंड कॉफैक्टर ऑफ दिस -3, दिस इज 1, एंड आपको मालूम है 1 2 इज देयर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। देन P21, कॉफैक्टर ऑफ 1, तो वो हो जाएगा माइनस इंटू -3 मीन्स 3, एंड P22, कॉफैक्टर ऑफ 2, वो हो जाएगा 5। फिर आप लिखेंगे कॉफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ P, वो आपके आएगा, कॉफैक्टर अपनी जगह पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू एड्रेस 1 1 2 1 2 -1 2 1 3, देन 2 2 5। फिर आप इसका निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ P, adjoint of P is transpose of this, you know, so this is 2 3 -1 5। और अब आप इसका इनवर्स निकालेंगे, तो इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो इस तरह से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आंसर वही सेम आ रहा है दोनों केस में। आप देखें तो आप इसके लिए ट्रिक भी लर्न रख सकते हैं, इससे आपका टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक की संभावना भी कम होगी। क्या करें, इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें और इन एलिमेंट्स को के साइन चेंज कर दें, तो आपको इसका इनवर्स मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब ये आपकी चॉइस है कि आप ये वाला मेथड लगाना चाहते हैं या ये वाला मेथड लगाना चाहते हैं। दोनों के लिए ही आपको 1 मार्क मिलेगा अगर करेक्ट है तो। लेकिन इसमें अगर मिस्टेक हो गई तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें अगर कहीं यहां तक करेक्ट हो गया और ये आगे मिस्टेक हो गई तो आपको हाफ मार्क मिल सकता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये तभी अप्लाई करें डायरेक्ट जब आप फुली कॉन्फिडेंट हो, नहीं तो यही मेथड फिर ठीक रहेगा। हाँ देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। राइट एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। देखिए ये क्वेश्चन भी 1 मार्क का है। अब इसमें आपको ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें रिलेशन सिमेट्रिक हो और रिफ्लेक्सिव भी हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। देखिए इसके लिए हम एक सेट लेते हैं, लेट P be any set having elements A B C, then define the relation, then consider relation R equal to A B B C related to C। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए, सो दिस इज मस्ट यू नो। अच्छा ये सिमेट्रिक भी है, लेकिन अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए बी
बी ए, ये सिमेट्रिक हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो हमें एक और एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ए सी सी ए। तो अब आप ध्यान से देखें इसको कि ये रिलेशन ए ए बी बी सी सी होने की वजह से, तीनों एलिमेंट होने की वजह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। दूसरी बात आती है ए बी बी ए, इसकी वजह से ये सिमेट्रिक है, ए सी सी ए, उसकी वजह से भी ये सिमेट्रिक है। बात आती है क्या ये ट्रांजिटिव है, तो अब देखिए B रिलेटेड टू A है, देन A रिलेटेड टू C है, लेकिन B रिलेटेड टू C नहीं है। हालांकि एग्जाम में आपको जस्टिफाई नहीं करना है, जस्टिफाई जब तक लिखा नहीं जाए, क्वेश्चन में पूछा नहीं जाए, नहीं तो आपने एग्जाम्पल दे दिया ये सफिशिएंट है, क्योंकि ड्यू टू दीज थ्री एलिमेंट्स ये रिफ्लेक्सिव है और ए बी बी और ए सी सी होने की वजह से ये सिमेट्रिक है। रही बात ट्रांजिटिव की, तो अब देखिए B रिलेटेड टू A है, A रिलेटेड टू C है, लेकिन B रिलेटेड टू C नहीं है, तो इतना सफिशिएंट है रीजन जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब क्या है कि आपको बड़े बड़े एग्जांपल्स में नहीं जाना है, आपने पढ़े हैं बहुत सारे एग्जांपल्स, क्वेश्चंस में बड़े बड़े आए थे कि A इज लेस देन B क्यूब एंड A एंड B आर रियल नंबर्स। तो ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल देने में तो क्या है, आपको कोई कंफ्यूजन भी हो सकता है, कोई मिस्टेक भी हो सकता है, तो इसलिए सिंपल एग्जाम्पल उठाएं और उसके बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन कर दें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इज द फंक्शन एट डिफाइंड फ्रॉम n टू n। आप जानते हैं n स्टैंडर्ड सेट है, मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सो n टू n में एक फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन क्या है, f(x) = 2x + 3। क्या ये ऑन टू है, जस्टिफाई करें। तो एक्चुअली क्या है, इसमें दो आंसर है, इज द फंक्शन ऑन टू मीन्स आपको यस नो में भी आंसर देना है, और जो आपने यस नो में आंसर दिया है उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। सपोज दिस इज ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन, तो अब आप कैसे करेंगे इसको। 1 मार्क के लिए आपके हाफ मार्क तो होगा यस नो के लिए और हाफ मार्क होगा जस्टिफिकेशन के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि जब तक हम जस्टिफाई नहीं करेंगे तब तक यस नो भी हम कैसे बता पाएंगे। तो देखिए फंक्शन आप लेंगे f(x) = 2x + 3 और इसको y के इक्वल अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। नाउ x becomes y - 3/2। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये y इस दूसरे वाले n को बिलोंग करता है, इस वाले n को बिलोंग करता है, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि फॉर ऑल y बिलोंग टू दिस देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू दिस n और नॉट। क्वेश्चन ये है कि ये जो y दूसरे सेट में बिलोंग करता है उस हर y के लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू दिस n देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू दिस n और नॉट। तो आप देखिए यहां पर y की वैल्यू 1 2 3 4 से हम ले सकते हैं कुछ भी, तो हम लेते हैं इफ y इज 1, ठीक है, देन x क्या होगा 1 - 3/-2, तो आंसर होगा -1, और ये -1 n को बिलोंग करता ही नहीं है फर्स्ट टाइम को, दैट मीन्स ये y जो है y1 बिलोंग्स टू n देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज, मीन्स यहां पर जो एलिमेंट 1 है उसकी इधर प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फॉर 1 belongs to n there does not exist pre image in n, therefore ये एलिमेंट फ्री रहेगा। और आपको मालूम है कि जब सेकंड सेट में एक भी एलिमेंट फ्री होता है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, तो नॉट ऑन टू। तो आप यहां आंसर क्या देंगे, ये तो जस्टिफिकेशन हो गया, एक आंसर हो गया नो। इस तरह से आप इसका जस्टिफिकेशन दे देंगे। और अगर आपको अभी भी डाउट हो तो आप इसको ऐसे समझिए
ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ये केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जस्टिफिकेशन एग्जाम के वे से इधर मैंने लिख दिया है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड दिस इज आल्सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इस 1 की इमेज कितनी आ रही है 5, 2 की इमेज कितनी आ रही है 7। तो आप देखिए ये सारे तो एलिमेंट फ्री है, इनकी कोई फ्री इमेज नहीं है। और जब आपको मालूम है कि सेकंड सेट में एक भी एलिमेंट फ्री होता है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। सो दिस इज द वे टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम रिलेवेंट टू ऑन टू फंक्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ये 2 मार्क्स का है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। और दो लाइन आपको वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें। तो पहले तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, आइडेंटिफाई करना है कि लाइन की स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग a1 क्या है। आपको मालूम है लाइन की इक्वेशन होती है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, जिसमें a क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन, एंड b क्या है b इज अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन। तो यहां पर b वेक्टर तो लाइन को डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा है और a वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट लाइन से जो एक पोजीशन वेक्टर मिल रहा है किसी पॉइंट का वो a1 है। सिमिलरली ऑन सेकंड लाइन there is a point on it, this is 4i plus 2j minus k, एंड अब आपको चाहिए वेक्टर b1 और b2, क्योंकि फर्स्ट लाइन के लिए हम b1 ले रहे हैं, सेकंड के लिए b2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप केयरफुली देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि दोनों सेम ही हैं। तो हम b1 b2 के बजाय ओनली वेक्टर b भी लिख सकते हैं, देन इट बिकम्स i plus j minus 2k। और जब दोनों वेक्टर सेम हैं या एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो आपको मालूम है कि लाइंस पैरेलल है। तो आपको ये वाली डिस्टेंस इनकी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला याद होगा, PQ इक्वल टू A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B होल मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है। मीन्स आपने पहले a1 आइडेंटिफाई कर लिया, फिर a2 आइडेंटिफाई कर लिया, फिर वेक्टर b आ गया। इससे पता चला कि दोनों लाइन पैरेलल है। इससे हमने डिसाइड किया कि दिस इज द फार्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। अब बात करते हैं कि इसको a2 माइनस a1 कैसे कैलकुलेट करें। साफ दिख रहा है आपको कि a2 माइनस a1 पुट देयर वैल्यूज, इट इज 2i प्लस 3j माइनस 4k। दिस इज a2 माइनस a1। वेक्टर b आपके पास है, आपको पहले दोनों का क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यू नो वेरी वेल। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको मिलेगा a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू i j k, and then you will write coefficients of I j k from first vector 2 3 and minus 4 coefficients ये वाले, ठीक है, ये वाले। और b में भी coefficient लेंगे 1 1 और -2, 1 1 और -2। अब कैलकुलेशन मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। ये -6 लिख देता हूं मैं एक बार के लिए, -6 + 4 -j -4 + 4
plus k vector, then you see 2 minus 3, so it becomes minus 2i, ये कैंसिल हो गया, माइनस k. This is cross product of a2 minus a1 and vector b. And magnitude of vector b, magnitude of vector b you can calculate from here direct. 1 plus 1, coefficient of I square plus coefficient of j square plus coefficient of k square. So this is root 6. अच्छा, अब इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए आपको. मैग्नीट्यूड ऑफ a2 minus a1 क्रॉस वेक्टर b इज हियर वही अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ i होल स्क्वायर 4, कोएफिशिएंट ऑफ k होल स्क्वायर 1, so it is root 5. thus PQ आपको कितना मिला, PQ इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड रूट 5 और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड रूट 6. so this is the shortest distance between these two parallel lines. अब आप देखिए इसमें जो आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं वो 2 मार्क्स किस तरह से मिलेंगे, इन सबको आइडेंटिफाई करने का हाफ मार्क. एक मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ कि आपको मार्क्स किस तरह से अलॉट होंगे. ठीक है, अब आपने ये फार्मूला के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कैलकुलेशन कर लिया, इसका हाफ मार्क, और आपने ये जो दोनों कैलकुलेट कर लिए इसका हाफ मार्क, और फॉर्मूले में पुट कर दिया हाफ मार्क. तो इस तरह से ये टेंटेटिव मार्किंग है. एक तरह से मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आपको जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो सारे शो करने हैं, अदरवाइज स्टेप सारे ओके होने चाहिए. सपोज करो ये आपने स्किप कर दिया लेकिन यहां पर कोई मिस्टेक हो गई तो फिर आपका पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा. इसलिए आपको चाहिए कि आप ये स्टेप मेंशन करें, तो एटलीस्ट यहां कोई मिस्टेक होगी तो आपको इसके मार्क्स तो मिलेंगे. तो इस तरह से करके आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, लेट इट बी आई. हम इसको इवैल्यूएट करना चाहते हैं. ठीक है, सो नाउ इट हैज 2 पार्ट्स, सो राइट डाउन देम सेपरेट सेपरेट. आप दोनों को अलग अलग लिख लें, इसको अलग लिख दें, इसको अलग लिख दें. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी है कि रिकॉल करके देखें तो आपको याद आ रहा होगा कि अगर कोई फंक्शन -a से a तक डिफाइंड है तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये ट्वाइस हो जाता है 0 से a f(x) dx. कब, when f is even, और 0 हो जाता है when f is odd. ऑड इवन आप जानते हैं, ऑड इवन के लिए भी बता देता हूं. ऑड का मतलब होता है अगर फंक्शन में x की जगह -h डालें और माइनस बाहर आ जाए तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन होता है. ठीक है, और इवन फंक्शन, अब इफ x is replaced by -x and you are getting same function again, means no change takes place, then function is even. तो आप यहां देखिए अगर मैं इसको fx लूं, x³ को, और इसमें x की जगह -x डाल दें तो क्या चेंज आ रहा आप देख सकते हैं. -x³ मीन्स ये -fx हो गया, मीन्स इट इज ऑड. ठीक है, और जब ऑड आ गया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0. तो इसका रिजल्ट तो हो गया 0, पहला रिजल्ट 0. सेकंड देखिए आप, सेकंड वाले को मैं इधर लिख देता हूं gx = sin² x. आपको वैसे भी मालूम है कि जिस फंक्शन में स्क्वायर लगा हुआ है वो फंक्शन ऑड हो तो भी इवन हो जाता है, ये आपको सब मालूम है. तो ठीक है, इसका इंटीग्रल में फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट लगेगा प्रॉपर्टी का, ट्वाइस हो जाएगा और 0 से π/4 हो जाएगा sin² x. अब आप जानते हैं कि sin² x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, वी डोंट हैव स्टैंडर्ड फार्मूला. तो क्या करेंगे, 2 इसके साथ ही ले लेंगे, और 2 sin² x कैन बी रिटन एज 1 - cos 2x. और अब आप इसका इंटीग्रेशन
कर लें। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का x होगा, इसका साइन 2x अपॉन 2 होगा। लिमिट यू विल पुट 0 टू पाई बाई 4। अब आपको ये भी ध्यान है, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं तो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 4 मीन्स साइन पाई बाई 2 तो 1 हो गया। सो रिजल्ट इज पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 और जीरो डालोगे दोनों में तो जीरो आ जाएगा, वो मैंने लिखा है। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। फिर मैं एक बार बता देता हूं कि कभी भी ऐसा फंक्शन इंटीग्रल का लिया जाए, डेफिनेट इंटीग्रल का, विच हैव टू पार्ट्स, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखिए कि माइनस ए टू ए कोई प्रॉपर्टी फिट हो रही है क्या यहाँ पे, तो वो प्रॉपर्टी आप रिकॉल कर लें। जरूरत नहीं है आप नोटबुक में आंसर शीट में मेंशन करें, ये जरूरी नहीं है, बट बेसिकली ये जरूरी है कि उसके फीचर्स आप जानते हैं क्या, ठीक है। और ये सब तो मैंने लिख के बताया, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। यू नो इट वेरी वेल, देन यू कैन अप्लाई इट डायरेक्ट। नाउ दोनों पार्ट अलग अलग ले लिए। अब आपने चेक किया कि ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन ऑड है। ऑड फंक्शन का फीचर क्या है कि इफ x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स, मतलब x की जगह माइनस एक्स रख दें और उसका साइन निगेटिव हो जाए तो वो फंक्शन ऑड है। मीन्स आपने इसमें x की जगह माइनस एक्स रखा और माइनस एफ एक्स आ गया, मतलब फंक्शन ऑड है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट तुरंत जीरो हो गया ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, तो ये हमने जीरो लिख दिया। प्लस ये लिखा, इसमें आपने देखा कि ये साइन स्क्वायर एक्स को हमने सेकंड फंक्शन लिया जी एक्स, इसमें मैंने आपको बताया कि स्क्वायर लगा हुआ है। वैसे साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो ये अपने आप ही इवन फंक्शन है। इवन है तो इसमें फर्स्ट वाली पार्ट लग जाएगा प्रॉपर्टी का, ट्वाइस हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा। और 2 साइन स्क्वायर एक्स का आपको मालूम है फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ये आपने लिख दिया, फिर इसका इंटीग्रेशन किया और लिमिट डाल दिया आपने। तो इस तरह से करके ये भी, ये 2 मार्क्स में भी नॉर्मली 2 में आएगा और 3 में भी दे सकता है, डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर, लेकिन इस तरह से ये आता है और इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। तो आई थिंक आपको ये वाले एग्जांपल्स हेल्पफुल रहेंगे, आई एक्सपेक्ट। और मैं ऐसे और भी एग्जांपल्स आपको दे दूंगा जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिलता रहेगा। सो गो थ्रू दीज वेरी सिंसियरली so that you can understand minor things, and also if you feel that this is a very good video and can be useful for others also, then uh, subscribe, like and share. Thank you very much. All the best.